Okay, so right in this question number one, the question number one says that a programmer has written a program which includes the function calculate. When the program is run, the function is returning an unexpected value. Describe how a typical integrated development environment could be used to debug the program to find the errors in a function. Can you explain me, anyone of you, the answer for this question? How an IDE could be used to help to debug the program to find the errors in the function calculate. Beta, I have explained to you in a class that IDE integrated development environment is a place where you can test all of your programs. तो अगर मैं यहाँ पे IDE के टाइम से देखूं कि मैं अपने प्रोग्राम को कैसे चेक कर सकूंगा कि इफ़ इट इज़ करेक्ट और नॉट, सो देर आर सम फीचर्स ऑफ IDE जो मैंने अपने क्लास क्लास में भी एक्सप्लेन किए थे, जिसमें से सबसे पहला फीचर तो मैं यहाँ पे ये मेंशन करा सकता हूँ कि I can set up the breakpoints at a particular program. Breakpoints at a particular programs means के अपने प्रोग्राम के अंदर डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर मैं ब्रेक पॉइंट्स लगा सकता हूँ, मैं स्टॉप्स लगा सकता हूँ टू चेक के मैं जो भी मेरा प्रोग्राम चल रहा है वो टिल दैट ब्रेक पॉइंट इज इट वर्किंग एक्यूरेट और नॉट. सेकेंड थिंग इज दैट मैं अपने वेरिएबल की वैल्यू कुछ को चेक कर सकता हूँ रिपोर्ट रिपोर्ट क्रिएट करके या कोई भी वॉच विंडो क्रिएट करके. Third thing is that single stepping can be used to execute one statement one line at a time. अच्छा, आई होप कि ये जो क्वेश्चन है मैंने आप लोगों को अभी तक नहीं करवाया है. अगर जस्ट इन केस इफ यू फील लाइक वी हैव ऑलरेडी डन दैट, प्लीज इन्फॉर्म मी. इस क्वेश्चन में किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? देर आर थ्री थिंग्स दैट यू नीड टू मेंशन हियर, जिसमें से सबसे पहले यू कैन ऐड दैट you could set a breakpoint to stop the program at any particular point. इसमें जो आपके पास ब्रेक पॉइंट है, दिस इज अ फीचर ऑफ एन IDE. इसके बाद सेकंड पॉइंट इज दैट योर वेरिएबल्स कैन बी टेस्टेड थ्रू reporting or watch window. And third point is that using single step in, we can check that how one statement or one line is being executed at a single time. इस क्वेश्चन में आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन? कैन यू स्पीक अप और एटलीस्ट सेंड मी अ मैसेज. इस क्वेश्चन में किसी को कोई कंफ्यूजन? अच्छा, इसके बाद आप लोगों के पास देर इज एन एल्गोरिथम फॉर फंक्शन कैलकुलेट दैट कंटेन्स थ्री सूडो कोड स्टेटमेंट्स. अज्यूम सर, सेकंड पॉइंट हम आते हैं. ओके, अज्यूम द एरर. बेटा, इसके सेकंड पॉइंट के अंदर दैट मीन्स कि मेरे पास मेरे फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स होंगे, जितना भी एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और जी एक्सेस है, उनके जितने भी वेरिएबल्स हैं वो सारे वन बाय वन करके टेस्ट होता है. वो सारे वेरिएबल्स जो हैं वन बाय वन करके चेक हो सकते हैं कि सारी वैल्यूज जो हैं वो प्रॉपरली फंक्शन के अंदर पास हो रही हैं या नहीं, क्या वो सही से वर्किंग कर रहा है या नहीं, वो उसकी एक पूरी रिपोर्ट बन सकती है. ये सेकंड पॉइंट कह रहा है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू में आपसे कहा हुआ है कि द एल्गोरिथम फॉर फंक्शन कैलकुलेट कंटेन्स थ्री सूडोकोड स्टेटमेंट्स. डिस्क्राइब द एरर इन ईच स्टेटमेंट और राइट नो एरर इफ द स्टेटमेंट कंटेन्स एनी एरर. तो नाउ कैन ईच वन ऑफ यू एटलीस्ट गिव मी एन आंसर और टाइप मी एन आंसर कि क्या क्या एरर आ सकता है स्टेटमेंट वन के अंदर, इफ यू हैव एनी आइडिया. इट सेज दैट इंडेक्स should be given the value of index to num and 27 plus 2. What do you think? What should be the answer?
29. Beta, there is an error in this. This is not an accurate statement. चेक दिस के मेरे पास जो ये प्रॉपरली लिखा हुआ है इंडेक्स स्ट्रिंग टू नम, डोंट यू थिंक एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट जो है यहाँ पे ज़्यादा लगा हुआ है? सर ये कोलन मार्क टू पर भी लगेगा बेटा, मार्क टू पर नहीं, कोलन की बात नहीं है। इट्स अबाउट के जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है उसमें एक जो ब्रैकेट है वो आपके पास एक्स्ट्रा लगा हुआ है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा ब्रैकेट लगा हुआ है, सो व्हाट इज गोइंग टू बी द एरर हियर? द एरर इज दैट योर brackets are mismatched. No, not a syntax error. Syntax error is something else. We are just going to write that brackets mismatch, or I can also write that value should be added after the bracket or function. पहले bracket close होगा फिर value add होगी। इसके बाद मेरे पास सेकंड स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट का मैं कहा हुआ है कि इंडेक्स की वैल्यू स्टोर मैं कर रहा हूँ, दैट इज स्ट्रिंग टू नम, एंड इट इज गिविंग मी अ मिडिल वैल्यू ऑफ CPE 1704 TKS 4,2। अच्छा, इसमें अगर मैं एरर्स में चेक करूं तो इंडेक्स को वैल्यू असाइन हो रही है स्ट्रिंग टू नम की, दैट इज द मिडिल वैल्यू CPE 1704 TKS 4,2, और जो नंबर ऑफ ब्रैकेट्स हैं वो भी मेरे पास पूरे लगे हुए हैं। सो आई डोंट थिंक सो के देयर इज एनी error right here, so I'm going to type it here as no errors. Then again in the statement 3 says that if month of this date is greater than 6, then if month of this date is greater than 6, then this is again a statement। अच्छा, इसके अंदर एक चीज हमने ये देखनी है कि मेरे पास जो मंथ है, दिस इज रिटर्निंग एन integer, and this is being compared with a string. And how would I know that this is a string? Because you can see that these are inverted commas. Anything that comes in between these inverted commas is a string. तो मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताओ कि अभी तक 4 5 6 7, ये 7 मार्क्स के क्वेश्चन के अंदर आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन? सर ये पार्ट बी का तीसरा वाला समझा दें। बेटा पार्ट बी के तीसरे वाले के अंदर मैंने यहाँ पे मेंशन हुआ हुआ है कि एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट में कहा हुआ है कि इफ मंथ ऑफ दिस डेट इज ग्रेटर देन 6। अब पहली बात तो है कि मेरे जहन के अंदर ये आता है कि मंथ्स जो है या टेल डेट जो है वो 6 से ज़्यादा ग्रेटर हो सकती है, लेकिन यहाँ पे मंथ और डेट आपके पास स्ट्रिंग्स के अंदर है। I mean to say that months are returning you, a month should return you an integer value. So they should also return you 6। यहाँ पे 6 जो दिया हुआ है ना वो आपको कोटेशन मार्क्स के अंदर दिया हुआ है, और एनीथिंग दैट इज इन कोटेशन मार्क्स दैट मीन्स के आपके पास जो वो है डेटा टाइप वो आपके पास स्ट्रिंग है। इस वजह से यहाँ पे आपके पास एरर है। ये कॉमा में नहीं होना चाहिए क्योंकि डेटा टाइप हमारी स्ट्रिंग हो जाती है। इसमें आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन? शुड आई मूव? सर स्ट्रिंग टू नम का मतलब क्या है? बेटा स्ट्रिंग टू नम का मतलब ये है कि जो मेरी जो भी स्ट्रिंग है उसको मैं नंबर के अंदर कन्वर्ट कर दूं। तो जब मैं नंबर के अंदर कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास स्ट्रिंग्स हट जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग्स आपके पास होते हैं अल्फ़ाबेट्स और नंबर्स एक साथ। ये फंक्शंस हैं आपके पास।
आप में से किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन? शुड आई मूव? सर स्टेटमेंट तो में मिड स्ट्रिंग है। सर स्टेटमेंट तो में मिड स्ट्रिंग है। आ, बेटा स्ट्रिंग टू नंबर अलग आपके पास लगा हुआ है। उसके बाद आपके पास मिडिल वैल्यू निकलेगी जो 4 राइट चलेगी और 2 लेफ्ट चलेगा। बट इसमें कोई एरर नहीं है ना, मुझे एरर आइडेंटिफाई करने हैं। इसके बाद हमारा सी पार्ट है। सी पार्ट के अंदर आपसे कहा गया है कि द प्रोग्राम कंटेन वेरिएबल्स विद द वैल्यूज एज फॉलो। अब मेरे पास इसमें वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? मेरे पास वेरिएबल में है एक्टिव इज ट्रू, पॉइंट्स इज 75, एग्जाम्प्ट इज फॉल्स। मेरे पास क्वेश्चन में कहा हुआ है कि आई नीड टू कंप्लीट दिस टेबल बाय एवेल्युएटिंग द एक्सप्रेशंस। तो सबसे पहले इट सेज दैट पॉइंट इज ग्रेटर देन 99 और ईदर एक्टिव। Points are greater than 99 और एक्टिव। अच्छा एक्टिव मेरे पास क्या है? इसका आंसर बेटा ट्रू है। यहाँ पे मेरे पास और का ऑपरेटर लगा हुआ है ना। और के ऑपरेटर के अंदर ये होता है कि कोई भी एक कंडीशन आपके पास ट्रू लाजमी होनी चाहिए। एंड और के जो बेसिक फंक्शन है वो आपने ओ लेवल में भी पढ़े होंगे। इसमें लिखा हुआ है कि आपके पॉइंट्स पॉइंट्स क्या हैं आपके? पॉइंट 75 शुड बी ग्रेटर देन 1999 या तो एक्टिव। और एक्टिव मेरे पास क्या दिया हुआ है? ट्रू दिया हुआ है। इनमें से एक कंडीशन आपकी ट्रू है जी, बिल्कुल ट्रू है, तो आपका आंसर क्या है? ट्रू। सेकंड में आपके पास लिखा हुआ है कि पॉइंट्स मॉड 2 इज 0 और एग्जेम्प्ट। पॉइंट्स कितने हैं मेरे पास? 75 मॉड 2। और एग्जेम्प्ट मेरे पास क्या है? फॉल्स। पहली बात तो ये ये मॉड है। 75 जी। ये मॉड का मतलब क्या बेटा बॉड आपके पास एक फंक्शन है जो डिवीजन के लिए यूज होता है। उसमें हम ये देखते हैं कि हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या आ रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिवाइड करने के बाद जीरो आता है, जबकि जीरो नहीं आ रहा मेरे पास। रिमाइंडर में कोई भी वैल्यू आ रही है। तो या तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू होनी चाहिए, या जो एग्जाम्प्ट है आपके पास वो फॉल्स होना चाहिए। तो मेरे पास एक स्टेटमेंट पे तो ट्रू नहीं आ रहा, और जो एग्जाम्प्ट है वो मेरे पास डेफिनेटली फॉल्स है। तो इसमें से एक कंडीशन मेरे पास ट्रू है, दैट इज इट इज फॉल्स अगेन। जब भी आपके पास और के साथ कोई फंक्शन होगा, अब एक स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ हो सकता है और एक स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ हो सकता है। मैं सिर्फ अपने पास देखता ये हूँ कि इनमें से और के फंक्शन के अंदर कोई एक जो है वो करेक्ट होना चाहिए। अगर वो एक करेक्ट है तो दैट मीन्स आपका जो आंसर है वो ही आंसर आपके पास आता है। इससे पहले वाले में मेरे पास था कि पॉइंट्स इज ग्रेटर देन 1999 और एक्टिव। जैसे 75 शुड बी ग्रेटर देन 99 और एक्टिव। इसमें से मेरा जो आंसर है वो ये वाला नहीं था। मेरा आंसर सिर्फ ये वाला था, क्योंकि ये स्टेटमेंट सही है। तो एक्टिव में मेरे पास क्या है? ट्रू। तो मेरे पास क्या आ गया बेटा? ट्रू। इसके बाद सेकंड में आपके पास लिखा हुआ है कि 75 मॉड 2 इक्वल्स टू 0, या तो ये हो या तो एग्जाम्ड हो। एग्जाम्ड की वैल्यू यहाँ पे क्या है? फॉल्स। अब इस स्टेटमेंट के अंदर आपके पास ये तो मैच नहीं हो रहा, आपके पास सिर्फ ये मैच हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या आ गया? फॉल्स। अब्दुल्ला आतिफ बेटा, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि ये फॉल्स क्यों है? उसके बाद थर्ड में आपके पास लिखा हुआ है पॉइंट शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 75। पॉइंट्स मेरे पास क्या है बेटा? 75 ही है। 75 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 75। एंड योर एक्टिव शुड बी एक्टिव और एग्जाम्ड। अच्छा एक्टिव मेरे पास क्या है? ट्रू और फॉल्स। इसका आंसर मुझे आप सब बताओ क्या हो सकता है?
How many of you say the answer is true? The answer is definitely true, but is there anyone in this class who says that the answer is false? Okay, so the answer for this is true. और लास्ट वाला बेटा क्या है, जल्दी से बता दो. फॉर योर एक्सप्लेनेशन, थर्ड पॉइंट को मैंने अपने पास इस तरह डिकोड किया है लिख के कि अगर मेरे पास 75 इज लेस देन इक्वल्स टू 75 एंड, अब एंड का फंक्शन आपके पास डिफरेंट है, और एक्टिव में आपके पास क्या है, ट्रू, और एग्जैम्प्ट में आपके पास क्या है, फॉल्स. दोनों स्टेटमेंट्स में मेरे पास एक चीज़ क्या आ रही है, ट्रू. तो इस वजह से मेरे पास इसका आंसर क्या है, ट्रू. इसी तरह आपके पास लास्ट में मेरे पास बेटा लिखा हुआ है कि एक्टिव और नॉट एक्टिव एंड नॉट एग्जाम्ड. अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे एक्टिव क्या है, एक्टिव इज ट्रू, और नॉट एक्टिव, सर एक्टिव. एंड में जो है वो दोनों जरूरी होता है, और में जो होता है आपके पास चॉइस होती है, कोई एक भी हो जाए। ओके, कैन यू गिव मी द आंसर फॉर द फोर्थ वन? थैंक यू हमजा, आपने बताया कि कैन यू रिपीट इट अगेन, एंड में क्या होता है? बताओ जल्दी से, अभी जो बताया सेम. और आई थिंक ही लेफ्ट. मैं दोबारा से आप लोगों को समझा देता हूँ ये एंड और के अंदर डिफरेंस क्या है. आई नो दिस इज ट्रू, बट फॉर क्लियरिंग सम ऑफ योर कंफ्यूजन्स. सर ये वही वाला एंड है ना जो उसमें यूज होता है लॉजिक गेट्स के अंदर? जी जी बेटा, वही वाला है, वही वाला है. सर वो मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी। कोई बात नहीं. अच्छा, आप में से कोई मुझसे पूछ रहा था कि सर ये मॉड क्या होता है. मॉड यहाँ पे देख लो बेटा. मॉड ऑपरेटर ये होता है जो रिमाइंडर का डिवीजन देता है. और आपके पास एक और एक्सपो आएगा ऑपरेटर जिसका नाम होगा डिव. डिव क्या करेगा, इंटीजर की डिवीजन आपको देगा. और जो ऑपरेटर्स हैं आपके पास, वो तीनों आपके पास ये है, ताकि आप में से किसी को कंफ्यूजन ना हो. अगर आपके पास एंड का ऑपरेटर है, तो एंड का ऑपरेटर बेटा ट्रू कब आएगा, जब दोनों स्टेटमेंट्स आपके पास लाजमी ट्रू हैं, जब आप यूज करोगे. आपके पास बेटा और का कब आएगा स्टेटमेंट, जब और में से कोई भी एक कंडीशन आपके पास जो है वो ट्रू हो, मतलब या तो लेफ्ट साइड की या तो राइट साइड की. और नॉट आपके पास जब होगा, जब आपके पास कोई भी कंडीशन ट्रू ना हो. तो इज देयर एनीथिंग यू वांट मी टू रिपीट हेयर, शुड आई गो अहेड? सर वो मॉड और डिव में डिफरेंस क्या है? बेटा मॉड और डिफ के अंदर डिफरेंस अभी आपको बता देते हैं.
अच्छा यहाँ पे देखो, अब जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको मॉड और डिफ का फंक्शन नहीं पता, बेटा मॉड के अंदर क्या होता है, इट गिव्स यू द रिमाइंडर ऑफ योर डिवीजन। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ मॉड इज 10,3, तो ये मुझे क्या करेगा, मुझे रिमाइंडर देगा 10 का, दैट इज डिवाइडेड बाय 3। और इसका मकसद क्या है, कि जैसे मैं यहाँ पर अपने पास डिवीजन करता हूँ, ऐसे ही करता हूँ मैं डिवीजन अपने पास। 10 यहाँ आ गया है, 3 यहाँ पे आ गया है, 3 के टेबल पे 3, 3 इज 9, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, 1। तो अगर मैं मॉड के साथ 10 और 3 लूँ, तो इट इज़ गिवन मी द रिमाइंडर ऑफ 10 दैट इज़ बीइंग डिवाइडेड बाय 3। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे मैंने 0 लिखा तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आ गया, 10। ये आपके पास क्या करता है, ये मॉड है। मॉड के में क्या होता है कि आपके पास जो है सिर्फ आपका ये रिमाइंडर आता है। इसी तरह से अगर मैं लेता हूँ div 10,3, सो इट इज रिटर्निंग यू अ क्वोशंट ऑफ 10 दैट इज डिवाइडेड बाय 3। डू यू नो कि क्वोशंट और रिमाइंडर क्या होता है? डिवीजन में हमारे पास आता है, एक साइड हमारी एक नहीं डिवीजन सर, की नहीं होती पता। है। ये भी नहीं पता? अच्छा क्वोशंट तो सर आंसर होता है। बेटा, हमने वन सर क्लास के क्वोशंट तो आंसर होता है। हमने जी जी, हमने वन क्लास के अंदर पढ़ा था ये। मुझे ऐसा लग रहा है मैं वन क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो वन क्लास के अंदर हम किसी भी चीज़ को डिवाइड करते थे, जैसे यहाँ पे 9 है, तो 4 के टेबल में 2 आता है 8, राइट? तो मेरे पास 1 बचेगा, जो चीज़ बच रही है वो रिमाइंडर होती है। जिस चीज़ से मैं डिवाइड कर रहा हूँ वो कोशंट होता है। तो यहाँ पे अगर आपके पास डिव है तो डिव क्या करता है, रिटर्न यू द कोशंट। यहाँ पे कोशंट क्या है, 2, ये क्या करेगा, डिव। अगर मॉड है तो मॉड क्या देगा, रिमाइंडर। अब समझ आया? वन क्लास ही है, वो 2 बार बने। वन क्लास क्या 2 दफा पढ़ी हुई है? मैं कह रहा हूँ ना, वन क्लास ही है ये, बस वो 2 बार बने। अच्छा, तो अब सही है, 4 का टेबल तो नहीं बताऊं ना? नहीं नहीं, सही है सर, समझ हो गया। गया मैं। राइट एक्सप्रेशन 4 फ्रॉम द टेबल पार्ट सी वन इनटू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। पार्ट सी का वन मेरे पास ये है बेटा, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, लाइक दिस। पार्ट सी का वन, पॉइंट्स आर ग्रेटर देन 99 और एक्टिव, so I have rephrased that into not exempt. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 इज a flow chart. A flow chart, we are not doing it right now, बल्कि काम करते हैं, कर लेते हैं। बेटा सी के पार्ट 2 के अंदर आपके पास मेंशन है कि यू नीड टू राइट एक्सप्रेशन 4 फ्रॉम द टेबल। एक्सप्रेशन 4 का है, ये रही, फ्रॉम द टेबल इन सी पार्ट 1 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब जो मेरे पास यहाँ पे फोर्थ एक्सप्रेशन है, फोर्थ एक्सप्रेशन का है, फोर्थ एक्सप्रेशन ये रही, दैट इज एक्टिव और नॉट एक्टिव एंड नॉट एग्जाम्ड। इसको जो है मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर मैं क्या करूँगा, पहले तो जैसे कि मेरे पास ये पूरी साइड है, ये पूरी साइड हो गई मेरे पास नॉट के अंदर, और एग्जाम्ड ये मेरे पास आ गया मेरा एग्जाम्ड। एग्जाम्ड मेरे पास क्या वैल्यू दी हुई है, फॉल्स, लेकिन नॉट लगेगा तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। उसको मैंने मज़ीद सिंप्लीफाई कर दिया है।
इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि देयर इज अ प्रोग्राम दैट कंटेन्स एन एल्गोरिथम टू आउटपुट अ स्ट्रिंग ऑफ अ स्पेसिफिक लेंथ containing identical characters. द एल्गोरिथम इज डिस्क्राइब्ड एज फॉलो। इस एल्गोरिथम के अंदर मुझे करना यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू prompt and input a character that stores in your my character. मुझे prompt and input an integer and stores in my count. I need to generate a string consisting of my character repeated my count times and I need to output the string. ये चारों चीज़ें मुझे करनी है। यहाँ पे मुझे एक एल्गोरिथम बनाना है। सबसे पहले बेटा एल्गोरिथम के अंदर सबसे पहले क्या है कि prompt and input a character and store it in my string। तो सबसे पहले तो मैं इसके अंदर लूँगा इनपुट और इनपुट के साथ मेरा प्रॉम्प्ट आ गया। ये आ गया इनपुट कैरेक्टर और ये स्टोर कहाँ पे होगा? स्टोर होगा माय चार में। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, प्रॉम्प्ट एंड इनपुट अ कैरेक्टर एंड स्टोर इट इन माय चार। इसके बाद प्रॉम्प्ट एंड इनपुट एंड इंटीजर एंड स्टोर इट इन माय काउंट। सो आई एम गोइंग टू मेक इट अगेन लाइक द इनपुट एंड आउटपुट बॉक्स। आई होप आप लोगों को फ्लो चार्ट के बॉक्सेस याद हैं, अगर नहीं याद तो वो भी बता दूंगा। इसमें मैंने क्या किया, इनपुट कराया इनपुट काउंट को और स्टोर करा दिया माय काउंट के अंदर। इसके बाद लिखा हुआ है जनरेट अ स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ माय चार रिपीटेड इन माय काउंट्स टाइम। सर ये स्टोर कैसे करवाएगा? बेटा जब उसको मैंने असाइन करा दी वैल्यू तो वो खुद ही स्टोर करा लेगा। मतलब यहाँ पे सूडो कोड नहीं लिखना ना, यहाँ पे मुझे सिर्फ वो लिखना, बताना है कि फ्लो चार्ट क्या है। यहाँ देखो दोबारा से, सबसे पहले मैंने इस प्रोग्राम के अंदर स्टार्ट कराया। स्टार्ट कराने के बाद मैंने कराया इनपुट और इनपुट माय कैरेक्टर इन्वर्टेड कॉमास में जो स्टोर होगा आपके पास माय कैरेक्टर में। इट शुड बी लाइक दिस इनपुट। इनपुट मेरा फंक्शन है, उसके बाद ये मेरा स्टेटमेंट है इनपुट कैरेक्टर और इसको मैंने स्टोर करा दिया माय कैरेक्टर के अंदर। इसके बाद हमारे पास क्या यहाँ पे क्या है, मैंने इनपुट लिया। मैंने दोबारा से अपने पास इनपुट लिया, क्या इनपुट लिया काउंट को और स्टोर करा दिया माय काउंट के अंदर। अच्छा, अब इसके बाद क्वेश्चन के अंदर आपसे कहा हुआ है बाकी की दो चीज़ों के अंदर कि you need to generate a string consisting of my char repeating my count times and output the string। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा अपने पास set my string to open inverted commas, then again it is going to say that अगर मेरे पास my count is my count greater than 1। तो ये डिसीजन मेकिंग है। अगर यहाँ पे आपका my count is greater than 1 है, उसके अंदर कोई वैल्यू है, तो वो डायरेक्ट वैल्यू को आउटपुट करा देगा और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। जस्ट इन केस अगर यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है तो इट सेज दैट concatenate my character with my string and set my count to -1 because your question says right here that you need to generate a string that is consisting of my character repeated my count times। तो अगर आपके पास वो string generate हो रही है तो you can definitely output it, but just in case if that string is not generated, that means that you also need to enter this कि अगर वो string generate नहीं हो रही है तो आप क्या कर रहे हो। इसके अंदर तो सबसे पहले ये कि आपने सारे प्रॉम्प्ट्स लगा देने हैं, आपने यूज़र को बता देना है कि ये सारी चीज़ें हम आपसे मांगी गई हैं। उसके बाद आपने करेक्ट आइडेंटिफायर यूज़ करना है माय चार और माय काउंट। फिर आपने इनिशियलाइज कराना है माय स्ट्रिंग को एम्प्टी स्ट्रिंग से एंड सब्सिक्वेंट आफ्टर द लूप। उसके बाद आपने लूप चलाना है माय काउंट के ऊपर कि अगर वैल्यू स्टोर है तो आप उसको आउटपुट कर दो, अगर वैल्यू नहीं है स्टोर तो आप उसको यू शुड यूज द concatenate pseudocode स्टेटमेंट। concatenate का मकसद ये है कि
माई चार और माई स्ट्रिंग के अंदर दोनों जो वैल्यूज हैं उनको हम अपने पास कंबाइन कर देते हैं। इस क्वेश्चन को एक दफ़ा आप लोगों ने अपने पास सॉल्व करना पड़ेगा, फिर ये आप लोगों को बेहतर समझ आएगा। और कनकैटिनेट का मतलब ये होता है कि इट इज़ यूज टू लिंक टुगेदर वर्ड्स और स्टेटमेंट्स जो आपके पास ये यहाँ पर सॉल्व हो रहा है राइट हियर। बेटा यहाँ तक आप में से किसी को कोई भी कंफ्यूजन है? अच्छा, लेट मी क्विकली कंप्लीट दिस पार्ट एज वेल। इस पार्ट में आपसे क्या कहा हुआ है कि देयर इज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम दैट यूजेस स्टार्ट डेट। राइट अ सूडो कोड स्टेटमेंट टू डिक्लेयर स्टार्ट डेट एंड असाइन इट टू योर डेट कॉरेस्पॉन्डिंग। तो इसमें मुझे डिक्लेरेशन करनी है। डिक्लेरेशन किसकी करनी है? स्टार्ट डेट की। तो ये तो बहुत आसान है, इसमें मैं अपने पास करूँगा डिक्लेयर स्टार्ट डेट एंड द डेटा टाइप इज गोइंग टू बी डेट। उसके बाद कहा हुआ है कि राइट अ सूडो कोड स्टेटमेंट टू डिक्लेयर स्टार्ट डेट एंड असाइन इट टू द डेट कॉरेस्पॉन्डिंग टू 15/11/205। सो दिस इज गोइंग टू बी योर स्टार्ट डेट एंड दिस इज गोइंग टू बी एडजस्टेड एज योर सेट डेट। और डेट मेरे पास क्या है? 15/11/2005।